नमस्कार दोस्तों, डिजास्टर विज के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग फायरमैन कोर्स के दूसरी क्लास में आज महत्वपूर्ण चैप्टर हौज के बारे में आज हम लोग समझेंगे। इस चैनल पर जो नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आज हम लोग फायरमैन कोर्स के तहत हौज चैप्टर के बारे में समझेंगे। ये हौज क्या होता है? फायर सर्विस में सामान्यतः फायर फाइटिंग के लिए, अग्निशमन के लिए तो पानी का जो उपयोग सामान्यतः हम लोग आग पर करते हैं और ये पानी जो है हमेशा सब जगह उपलब्ध रहता है। तो पानी की उपलब्धता आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिसके वजह से हम अधिकतर पानी का ही उपयोग अग्निशमन में करते हैं। तो पानी का उपयोग के समय में हमें हौज की आवश्यकता पड़ती है। फायर इंजन को किसी भी जल स्रोत से पानी को लेने में जिस संयंत्र का उपयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं? हौज कहते हैं। तो हौज को पानी को हम आग तक पहुंचाते हैं और फिर पानी के स्रोत से हम फायर इंजन तक जिस माध्यम में जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग हौज कहते हैं। तो हौज की यही परिभाषा है कि फायर जल स्रोतों से फायर इंजन तक और फायर इंजन से आग तक जिस संयंत्र को पानी को ले जाने में प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हौज कहते हैं। अब कहते हैं कि हौज कितने प्रकार के होते हैं। तो हौज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक डिलीवरी हौज होता है और एक सेक्शन हौज होता है। डिलीवरी हौज का मतलब है पानी को डिलीवर्ड करने वाला, यानी पानी को पहुंचाने वाला। तो पानी को जो पहुंचाता है यानी फायर इंजन से पानी को आग तक जो ले जाने में जिस पाइप का, किरमिच पाइप का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिलीवरी हौज कहते हैं। और जिस पाइप के माध्यम से हम जल स्रोतों से पानी को खींचकर हम कहा लाते हैं? फायर इंजन तक लाते हैं, फायर टेंडर तक लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्शन हौज कहते हैं। तो इन दोनों का मतलब समझ गए हम लोग कि सेक्शन हौज किसे कहते हैं और डिलीवरी हौज किसे कहते हैं। तो डिलीवरी हौज का मतलब वो पानी को डिलीवर करना यानी आग तक पानी को पहुंचाना, और सेक्शन का मतलब हुआ पानी को जल स्रोत से पानी को फायर इंजन तक ले आना। तो इन दोनों पाइप का प्रयोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि डिलीवरी हौज की बनावट कैसी होती है। डिलीवरी हौज की बनावट कैसी होती है? तो डिलीवरी हौज की जो बनावट होती है वो सादे कपड़ों की तरह बुना जाता है। सादे कपड़ों की तरह इसे बुना जाता है, गोल सादे कपड़ों की तरह इसे बुना जाता है। इसमें सीधे तौर पे जो धागे लगे होते हैं उसे ताना कहते हैं। लंबाई में जो धागे लगे हुए हैं, इस लंबाई में जो धागे लगे हुए हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? ताना कहते हैं। और आड़े में जो आड़े दिशा से जो धागे लगे हुए हैं इसे हम लोग कहते हैं भरनी। अब यहां समझेंगे कि ये ये धागे जो लंबाई में के हौज की लंबाई को क्या करते हैं? टिकाऊपन बनाते हैं। ये ताना क्या करता है? जो हौज की लंबाई होती है उस लंबाई को टिकाऊपन देने के लिए ये सबसे सहायक होते हैं। और ये भरनी क्या करते हैं? तो फायर इंजन, जो भी फायर इंजन है, इस फायर इंजन से जो प्रेशर युक्त पानी निकलता है, इस पानी से ही हम लोग क्या करते हैं? इस डिलीवरी हौज के माध्यम से हम आग तक ले जाते हैं। और इस फायर इंजन से जो पानी निकलता है वो पानी में क्या होता है? काफी मात्रा में प्रेशर होता है। और वो प्रेशर युक्त पानी को इस पाइप में सहन के लिए, इस प्रेशर युक्त पानी को बचाव के लिए, जिससे कि हौज फटे नहीं, तो उस में हम क्या करते हैं? ये भरनी क्या होता है? ये सहायक होता है। ये जो धागे आड़े दिशाओं से जो बुना जाता है वो क्या होता है? प्रेशर युक्त पानी में पाइप को फटने से बचाता है। ये लंबाई में जो धागे लगे होंगे वो क्या करता है? डिलीवरी हौज के उसकी लंबाई का टिकाऊपन लाता है। और भरनी जो है उसके प्रेशर युक्त पानी से
हौज को फटने से बचाता है। अब हम लोग समझ गए कि हौज किसे कहते हैं, हौज का मतलब क्या होता है, और हौज कितने प्रकार के होते हैं। और दो जो हौज होते हैं 2 प्रकार के, उसमें डिलीवरी हौज का क्या कार्य है, सेक्शन हौज का क्या कार्य है, और डिलीवरी हौज की बनावट कैसी होती है। अब समझेंगे कि डिलीवरी हौज कितने प्रकार के होते हैं। जो फायर इंजन से पानी को आग तक ले जाते हैं, जो डिलीवरी हौज होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो डिलीवरी हौज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है रबर ऑनलाइन हौज। पहला रबर ऑनलाइन यानी रबर लाइन हौज भी कहा जाता है, और दूसरा है कैनवास हौज। तो रबर ऑनलाइन और इसे ऑनलाइन या रबर लाइन हौज भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में RRL हौज कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि ये रबर लाइन हौज क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो रबर लाइन हौज जो होता है वो सादे कॉटन का बुना हुआ होता है। जब भी हौज होगा ये जो भी हौज है ये सादे कॉटन का बुना होता है। ये कपड़े का, जूट का और कॉटन का मिला हुआ जो कपड़ा होता है उससे ये बुना होता है। और ये रबर ऑनलाइन हौज में क्या होता है, इसके बीच में रबर की एक परत चढ़ाई हुई रहती है। इसके अंदर एक रबर का ट्यूब डाल दिया जाता है। यानी इसके अंदर में ये सादे कपड़े नुमा जो हौज बुना जाता है उसके अंदर क्या किया जाता है, रबर की ट्यूब डाली जाती है। और रबर की ट्यूब डालने के बाद उसमें क्या होता है, गर्म प्रेशर युक्त हवा भरी जाती है। गर्म प्रेशर युक्त हवा भरी जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, वो रबर चिपक जाता है जूट में। यानी ये जूट का जो बुना हुआ हौज है इसमें क्या हुआ, अंदर से ये रबर जाके चिपक जाती है, और चिपकने से क्या होता है, ये मजबूत हो जाता है और पानी का रिसाव नहीं होता है। ऊपर से ये क्या करता है, जूट क्या करता है, उस रबर को मजबूती देता है, और रबर क्या करता है, पानी के रिसाव को रोकता है। तो हम लोग समझ गए कि रबर ऑनलाइन हौज किससे कहते हैं या इसकी बनावट कैसी होती है। और रबर लाइन हौज में ही एक दूसरे प्रकार का हौज आया है जिसे कि हम लोग रेनफोर्स्ड रबर लाइन हौज कहते हैं। तो रेनफोर्स रबर लाइन हौज का क्या होता है, इसकी सबसे अभी लेटेस्ट जो अभी हौज आया हुआ है उसी को हम लोग रेनफोर्स रबर लाइन हौज कहते हैं। उसमें क्या होता है कि कपड़े और रबर को मिक्स करके उसकी फैब्रिक बनाई जाती है, और उसी फैब्रिक से वो हौज को तैयार किया जाता है, जिससे वो क्या होता है कि इस हौज की भांति वो ज्यादा टिकाऊपन और ज्यादा मजबूत होता है। तो आजकल जो भी प्रयोग हो जा रहे हैं वो रेनफोर्स रबर लाइन हौज का ही प्रयोग किया जा रहा है। अब हम लोग आगे आएंगे कि रबर लाइन हौज समझ में आ गया कि रबर लाइन हौज किसे कहते हैं। अब है कैनवास हौज। कैनवास हौज होता है वो सादे कपड़ों का बुना हुआ होता है, और उसके अंदर भी वो क्या कहते हैं आपका ट्यूब लगाया गया होता है, जो कि ये पुराने जमानों में इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन जब से रबर ऑनलाइन हौज आ गया है मार्केट में, तब से कैनवास हौज के प्रयोग कम हो गए हैं। कैनवास हौज में ऊपरी परत जो होती है वो जूट की होती है, और इसके अंदर जो है वो रबर का ट्यूब इसमें डाला हुआ रहता है, जो कि गर्म हवा को प्रेशर युक्त उसमें भर के उसे क्या करता है, उसके दीवारों से उसे चिपका दिया जाता है। अब है कि डिलीवरी हौज की लंबाई। हम लोग समझे कि डिलीवरी हौज क्या है, और डिलीवरी हौज में कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक रबर ऑनलाइन और रबर कैनवास हौज। तो कैनवास हौज पुराने जमाने के हौज है, और ये सादे कपड़ों जैसा बुना हुआ रहता है, और इसकी वही ताना और भरनी समकोण पर करते हैं, और इसके अंदर भी रबर का ट्यूब लगा हुआ था। अब है कि डिलीवरी हौज की लंबाई कितनी है। डिलीवरी हौज की लंबाई जो है वो 50 फीट की होती है, 75 फीट की होती है, 100 फीट की होती है और 100 फीट की होती है। इसकी साइज इस प्रकार होती है 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट और 120 फीट। तो इसको जो इस साइज में जो इसका बांटा गया है कि 50 फीट
75 फीट, 100 फीट या 120 फीट, तो ये प्रयोग के अनुसार इसकी लंबाई को बांटा गया है। 50 फीट का जो होज है इसे हम सामान्यतः फायर इंजन पर रखते हैं और फायर फाइटिंग में कार्य करते हैं। 50 फीट का जो भी होज है उस होज का प्रयोग हम सामान्य तौर पे सामान्य आग पे करते हैं। अब है कि 75 फीट का होज, तो 75 फीट का जो होज है इससे देहाती आग, जैसे गांव में आग लग जाती है तो वहां पे फायर इंजन जब भी जाती है तो वहां पे 75 फीट की होज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पे सड़क का अभाव होता है और पानी को दूर तक ले जाना होता है, जिसके वजह से वहां होज की लंबाई बढ़ जाती है और वहां पे हम 75 फीट वाले होज का प्रयोग करते हैं। अब कहता है कि 100 फीट वाले का होज का प्रयोग कहां करते हैं, तो 100 फीट वाले होज का प्रयोग जो है मैकेनिकल फोम बनाने में किया जाता है। जब तेल की आग लगती है तो तेल के आग पर हम पानी का उपयोग, सिंपल पानी का उपयोग नहीं करते, तो उसमें क्या करते हैं हम झाग युक्त पानी यानी कि फोम, मैकेनिकल फोम का हम तेल पर आग पर उपयोग करते हैं और मैकेनिकल फोम बनाने के लिए ही हम 100 फीट वाले डिलीवरी होज का हम प्रयोग करते हैं। अब आती है बात 120 फीट की, तो 120 फीट की जो होज होती है तो 120 फीट की होज की का प्रयोग जो है वो टर्न टेबल जो प्लेटफॉर्म है, टर्न टेबल लेडर, उस पे उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि टर्न टेबल लेडर हम अगले क्लास में धीरे धीरे आने वाले क्लास में इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। फिलहाल हम समझेंगे कि टर्न टेबल लेडर जो होती है, जो बहुमंजिलीय इमारत होती है, बहुमंजिलीय इमारत में पहुंचना आसान नहीं होता पानी का, तो वो क्या होता है जो है हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होता है, एक गाड़ी होती है विशेष प्रकार की, उस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को बढ़ाकर उस क्या कहते हैं मंजिल के जिस मंजिल पे आग लगी उस मंजिल तक जो है उसकी हाइट बढ़ाई जाती है और उसके हाइट बढ़ाने के क्रम में जो है 120 फीट वाले हौज का प्रयोग किया जाता है। तो 120 फीट वाले हौज का प्रयोग वहां पे क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके बीच में कहीं से जोड़ नहीं उत्पन्न हो, यानी कि अगर उसकी लंबाई बढ़ेगी और उसके बीच में अगर जोड़ पड़ जाएगा तो पानी का प्रेशर युक्त जो पानी हाइट पे चढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, कपलिंग फूटने या कपलिंग खुलने का डर रहेगा, जिसके वजह से वहां पे 120 फीट हाइट का यानी 120 फीट लंबाई वाले डिलीवरी होज का प्रयोग करते हैं। अब होता है कि डिलीवरी होज की चौड़ाई में भी अंतर है, तो जैसे लंबाई में अंतर है उसी तरह डिलीवरी होज की विभिन्न चौड़ाई भी होती है, उसका व्यास भी होता है। तो हम लोग 1.25 इंच यानी 1.25 इंच का होज का प्रयोग हम करते हैं फिक्स फायर इंस्टॉलेशन में। ये फिर फायर इंस्टॉलेशन क्या होता है, तो आप कभी किसी मॉल में, कभी बड़े रेस्टोरेंट में, होटल में या बहुत बड़े कारखाने में जब जाएंगे तो वहां पे मकान में जो फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन मतलब कि आग से निपटने के लिए पहले से ही उसमें पाइप लगी हुई रहती है और उसका कपलिंग लगा हुआ रहता है, उसके कपलिंग आउटपुट लगे होते हैं जहां पे हौज को जोड़कर मतलब आग पर पानी डाला जा सके। तो वहां पे जो है वो 1.25 इंच की डिलीवरी हौज का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम लोग 2.25 इंच के जो व्यास वाले हौज होते हैं उसको हम सामान्य तौर पर फायर इंजन पर रखते हैं और उसका हम प्रयोग सामान्यतः आग पे करते हैं। अब आती है 4 इंच व्यास वाले हौज। 4 इंच व्यास वाले ये डिलीवरी हौज जो है उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो उसका प्रयोग जो है मैकेनिकल फोम बनाने में होता है। मैकेनिकल फोम के बारे में हमने जिक्र किया कि मैकेनिकल फोम का जो उपयोग है तेलीय प्रकार जो भी तेलीय आग लगती है उसमें हम मैकेनिकल फोम का यूज करते हैं और मैकेनिकल फोम को बनाने में क्या किया जाता है कि 4 इंच व्यास वाले डिलीवरी होज का प्रयोग किया जाता है। और 4 इंच वाले डिलीवरी होज का जो है उसकी लंबाई 25 से 50 फीट तक ही होती है, इससे ज्यादा लंबाई की नहीं होती है। तो हम लोग समझ गए। अब है कि ये डिलीवरी होज को जोड़ने के लिए डिलीवरी होज को एक डिलीवरी होज को दूसरे होज डिलीवरी होज को जोड़ने के लिए 2 कपलिंग होता है।
कपलिंग ये पीतल का या सिल्वर धातु का बना होता है। और ये क्या होता है कि ये कपलिंग इसमें फिट कर जाता है, ये इसके अंदर फिट हो जाती है। इसकी जो चूड़ी होती है इसके अंदर पड़ता है, ये इसका लग है। और लग क्या करता है, इसको कस देता है। इसके अंदर जब फिट होती है तो ये लग क्या करता है, इसमें स्प्रिंग लगी होती है और स्प्रिंग क्या करता है, इस लग जब ये फिट होती है तो इसको ये टाइट कर देता है, जिसके वजह से ये कपलिंग आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर वाशर होती है। वाशर एयर टाइट वाशर होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर युक्त पानी का इसमें रिसाव नहीं होता है। अगर इससे प्रेशर युक्त पानी अगर हम दो हौज को जोड़ देते हैं तो दो हौज को जोड़ने के बाद अगर इसमें प्रेशर युक्त पानी अगर हम प्रवाहित करेंगे तो कपलिंग से पानी का रिसाव ना हो, इसके लिए इसमें एयर टाइट वाशर लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आसानी से जोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं और इससे पानी का भी रिसाव नहीं होता है। तो अब हम लोग अब समझेंगे कि हौज का देखभाल कैसे करें, हम हौज का प्रयोग कैसे करें, हौज का देखभाल कैसे करें। तो हौज का हमेशा तो प्रयोग करने के बाद उसे अच्छी तरह साफ पानी से धोकर उसे सुखाकर तब जाके फायर इंजन में रखें या फायर स्टोर में रखें। जो फायर स्टेशन का स्टोर होता है वहां पे हम रखें। जब उसके प्रयोग करते समय इसमें मोड़न या ऐंठन नहीं आना चाहिए। मोड़न जब हम इसका प्रयोग करते हैं, लपेटते हैं या खोलते हैं, इसमें मोड़न या ऐंठन नहीं आना चाहिए। और जब भी हम किसी रास्ते पर हौज को बिछाएंगे, कोई सड़क हो और इस सड़क पर अगर हम रास्ते पर हौज को ले जाएंगे तो क्या होगी, कोई भी गाड़ी पार होगी तो उस पर क्या होगी, प्रेशर युक्त पानी रहेगी हौज में। और जब इस पे कोई वाहन चढ़ जाएगा तो क्या होगा, हौज फटने का डर रहता है। तो वहां पे क्या आएंगे, इस पे हम हौज रैंप बनी होती है। इस हौज रैंप में जो है इस हौज को डालकर वहां पे रख दिया जाता है, जिससे कि कोई भी वाहन जो है वो हौज रैंप पे चढ़ के पार हो जाएगी और उसके अंदर से हमारा हौज सुरक्षित रहेगा। तो कभी भी सड़क पर हम अगर हौज बिछाते हैं तो उस समय हमें हौज रैंप का उपयोग करना चाहिए। किसी किनारे वाले मकान के पास जब हम हौज को ले जाते हैं तो उसके किनारे से हौज में रगड़न या घिसटन पैदा होती, जिसके कारण इसके ताने वाने यानी इसके जो ऊपरी परत है वो डैमेज हो सकता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, पेचिंग लगाएंगे। उस कोने पे हम क्या करेंगे, किसी कपड़े का, कागज का या कार्टून का हम क्या करेंगे, पेचिंग लगा देंगे, जिससे कि हौज क्षतिग्रस्त नहीं हो। हौज को लाने के बाद हम सर्वप्रथम धोने के बाद इसे हम सुखाकर ही हौज को फायर इंजन में रखेंगे। हौज को हमेशा कई दिनों तक एक ही जगह पे नहीं रखना चाहिए। हौज को हमेशा कुछ दिनों के बाद उसको इधर से उधर करते रहना चाहिए, जिसमें के कारण वो उसमें फफंदी ना लग सके। हौज को हमेशा सूखे जगह पे रखें। और हौज को जब प्रयोग करते हैं तो हौज के प्रयोग करने के बाद उसको क्या करें, उसके पानी को पूरी तरह से निकाल दें। अगर हम पानी को नहीं निकालते हैं तो अभी हम लोग पहले भी समझे हैं कि हौज के अंदर क्या होती है, रबड़ लगी होती है। और रबड़ जो बनता है, बनने के क्रम में गंधक का उपयोग किया जाता है। और वो गंधक उसमें गंधक की मात्रा रहती है रबड़ में। और जब हौज को हम प्रयोग करते हैं और उसमें पानी रह जाता है, वो पानी क्या करता है, वो पानी गंधक से संपर्क करके वो मतलब कमजोर तेजाब का मतलब उत्पन्न करता है। वो गंधक क्या करता है, पानी से रिएक्शन करके कमजोर तेजाब उत्पन्न करता है। और वो तेजाब जब हम बाहर कभी हौज को खोलते हैं तो पानी जो कमजोर तेजाब जो बनी हुई है हौज के अंदर, वो निकल कर क्या करती है, किसी दूसरे हौज के संपर्क में आ जाती है और उसके ऊपरी परत को क्या करती है, डैमेज करती है, जिससे वो कभी प्रेशर युक्त पानी अगर उसमें जाएगा तो वो फट जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि हौज को हमेशा उसके पानी को ढलान वाले जगह पे रखकर उसके पानी को निकाल दें, उसके बाद ही लपेट कर उसको रखें। अगर हौज कभी डैमेज हो जाए तो उसको डैमेज हो जाए तो डैमेज वाले जगह पर हम क्या करते हैं, बैंडेज लगाते हैं। बैंडेज की
चौड़ाई जो है 3 इंच की होती है और लंबाई लमसम 2 फीट की होती है। और उसमें जो है पीतल का सुराग बना होता है, जो कि हौज के ऊपर पे लगाकर उसको बांधने का, रिबन को बांधने का काम आ सके। उसके बाद ये तो हो गया हौज की देखभाल। हौज का प्रयोग समझ गए, हौज की देखभाल समझ गए। अब हम लोग समझेंगे सेक्शन हौज के बारे में, कि सेक्शन हौज क्या है और उसकी बनावट कैसी होती है, उसका प्रयोग करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में अभी हम लोग समझेंगे कि सेक्शन हौज किसे कहते हैं। तो सेक्शन हौज क्या होता है कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि जब फायर इंजन को पानी लेने की आवश्यकता होती है तब वहां पे सेक्शन हौज का प्रयोग किया जाता है। जो भी जल स्रोत हैं, चाहे वह नदी, तालाब या पोखर हो, पाइन हो, आहर हो या आपका हेडेंट हो, तो वहां से जब भी हम पानी को लेते हैं फायर इंजन तक, फायर इंजन में भरते हैं, उसके टंकी में लाते हैं पानी को, तो जिस पाइप का प्रयोग किया जाता है, जिस क्रीमिच पाइप का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन होज कहते हैं। तो सेक्शन होज की बनावट कैसी होती है? तो सेक्शन होज क्या होता है? एक पाइप होता है। अभी आपके गांव देहात में भी सेक्शन होज का प्रयोग किया जाता है भूमिगत जल निकालने के लिए। डीजल इंजन के साथ वो प्लास्टिक की पाइप जो होती है वो सेक्शन, उसी की भांति फायर सर्विस में भी एक सेक्शन होज होता है। इसकी बनावट क्या होती है? वो रबड़ और कैनवास का बना होता है। रबड़ और कैनवास को मिलाकर बनाया गया होता है। और ये सेक्शन होज जो है, इसका व्यास जो है वो 3 इंच का या 6 इंच का होता है। सामान्यतः 3 इंच का व्यास होता है। और इसके दोनों छोर पर, एक छोर पर मेल कपलिंग और दूसरे छोर पर फीमेल कपलिंग, चूड़ीदार फॉर्म में बने हुए रहते हैं। चूड़ीदार मतलब एक दूसरे पे वो आसानी से कसा जा सके। तो मेल कपलिंग जो है, एक सिरे पर फीमेल कपलिंग और दूसरे सिरे पर मेल कपलिंग बनी हुई होती है। ये रबड़ और कैनवास का बनाया गया होता है और इसके अंदर तार का चूड़ी लगी हुई होती है। तार का चूड़ीनुमा चूड़ी लगी हुई होती है पूरे। ये क्या करता है कि इसके पानी, यानी इसके अंदर जो पानी का प्रवाह होता उसको भी वो अवरोध ना करे और उसके सतह को भी चिकना बना रहे। इस प्रकार इसमें चूड़ी लगी होती है। ये चूड़ी लगने का कारण क्या है कि जब हम पानी को किसी जल स्रोत से लेते हैं तो फायर इंजन क्या करता है? वैक्यूम पे बनाता है। तो वैक्यूम पे बनाने के बाद क्या होता है कि वैक्यूम बनाने के बाद ये चिपक ना जाए, यानी कि सेक्शन होज चिपक ना जाए। इस चिपकने से बचने के लिए इसमें कुंडीदार चूड़ी लगी होती है और जिससे ये वायुमंडलीय प्रेशर, यानी पानी को लेने के समय वायुमंडलीय प्रेशर और इसके अंदर के प्रेशर को सहन कर सके, इसलिए यह चूड़ी लगी हुई था। तो अब समझ गए कि सेक्शन होज की बनावट जो होती है वो रबड़ कैनवास की बनी होती है। इसके अंदर जो है तारों की चूड़ी लगी होती है। इसके दोनों सिरों पर, एक सिरे पे मेल कपलिंग और दूसरे सिरे पर फीमेल कपलिंग बनी हुई होती है। इसका चूड़ी लगने का कारण क्या है वो भी समझ गए कि वैक्यूम को जब हम बनाते हैं पानी लेने के समय, तो वायुमंडलीय दाब और इसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है, वैक्यूम बन रहा है, उस प्रेशर को सहन कर सके चूड़ी इसलिए लगाई जाती है। अगर ये चूड़ी नहीं लगेगी तो क्या होगा? वो आपस में चिपक जाएगा, जिससे पानी लेना संभव नहीं रहेगा। अब आती है कि सेक्शन होज का उपयोग। सेक्शन होज का उपयोग, सेक्शन होज का उपयोग जो है, पहले भी हमने जिक्र किया कि फायर इंजन को किसी भी जल स्रोत से जिस क्रीमिच पाइप का प्रयोग किया जाता है उसे हम सेक्शन होज के बनावट के बारे में हम लोग समझ गए कि बनावट किस प्रकार होती है। अब हम लोग समझेंगे सेक्शन होज का देखरेख कैसे किया जाता है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी सेक्शन होज को हम उपयोग करते हैं किसी नदी, तालाब, आहर, पैन में पानी लेने के समय, तो हमेशा क्या करेंगे
कि सेक्शन होज के प्रयोग के समय इस पे हम रस्सी बांध दें, जिसके वजह से क्या हुआ, अगर पानी को लेते समय अगर हम सेक्शन होज में रस्सी बांधा रहेगा तो बह के दूर तक नहीं जाएगा, उसको हम अपने से नियंत्रित कर सकते हैं। तो बहने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन होज पे रस्सी बांध देते हैं। और सेक्शन होज पर कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए, चढ़ने से क्या होगा, इसकी चूड़ियां कमजोर पड़ जाएगी और ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो हमें से कभी सेक्शन होज पे चढ़ना नहीं चाहिए और कभी सेक्शन होज को पटकना नहीं चाहिए। सेक्शन होज को पटकना नहीं चाहिए और इसको रगड़ना नहीं चाहिए। इसकी कपलिंग, जो मेल और फीमेल कपलिंग बनी होती है, इस पे जो चूड़ियां बनी होती है, अगर हम इसको पटकेंगे या रगड़ेंगे तो इसकी चूड़ियां टूट जाएगी। और चूड़ियां जब टूट जाएगी तो क्या होगा कि जब हम दूसरे सेक्शन होज से उसको जोड़ेंगे तो आसानी से फिट नहीं होगा और वो क्या करेगा, लीकेज हो जाएगा। जब आसानी से उसमें फिट नहीं होगा तो वो लीकेज होगा, लीकेज होने से उसके अंदर भूकंप नहीं बनेगा, जिससे कि पानी लेने में दिक्कत होगी। तो हमेशा मेल या फीमेल कपलिंग को जमीन पे नहीं रगड़ें। और जब भी सेक्शन होज का हम प्रयोग करते हैं, जब भी किसी अग्निकांड में जब पानी लेने के समय हम सेक्शन होज का प्रयोग करते हैं, जब उसे हम फायर स्टेशन तक इस होज को जब लेकर आके इसको साफ पानी से धो लें और धोने के बाद क्या आता है, इसके चूड़ियों को ग्रीसिंग कर दें। और इसके अंदर जो वाशर होते हैं, एयर टाइट वाशर, उसको भी देख रेख करें कि वो कहीं गीच तो नहीं गया है, कहीं टूट तो नहीं गया है, या कमजोर तो नहीं पड़ गया। उसके एयर वाशर को हमेशा चेक करते रहे, अगर वो क्षतिग्रस्त है तो उसको बदल दें। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अब कहा जाता है कि सेक्शन होज जो है इसको धूप में नहीं रखना चाहिए। धूप में रखने से क्या होता है, ये रबड़ और कैनवास का बना होता है। रबड़ कैनवास होने वाली ये धूप से क्या होगा, इसके अंदर दरारें आने लगेगी और दरारें आने लगेगी और वह कमजोर हो जाएगा और वह कभी भी लीकेज हो सकता है या प्रेशर पाने पर वो फट भी सकता है। इसे हम धूप में नहीं रखें। इससे किसी भी पेट्रोल, डीजल, वार्निश, ये भी केमिकल, जितने भी तरह के केमिकल पदार्थ हैं, उनसे हम इसको बचा के रखें। अब है कि सेक्शन होज के देख रेख के बारे में हम लोग समझ गए। अब समझेंगे सॉफ्ट सेक्शन होज किसे कहते हैं। तो जब कभी किसी फायर इंजन को पानी लेने का, इसके टंकी में पानी लेने के लिए किसी भी जल स्रोत से अगर हम पानी लेते हैं तो उसमें हम सेक्शन होज का ना प्रयोग कर, यानी डिलीवरी होज के टुकड़े का प्रयोग करते हैं। जो डिलीवरी होज होता है वो सॉफ्ट होता है, उसे लपेटा जा सकता है, इसे लपेटा नहीं जा सकता है। तो जो सॉफ्ट जो डिलीवरी होज के टुकड़े होते हैं वो टुकड़ा 6 फीट या 10 फीट का हो सकता है। तो 6 फीट या 10 फीट का जो डिलीवरी होज का टुकड़ा होता है और उस टुकड़े का प्रयोग जब हम पानी लेने के लिए करते हैं तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट सेक्शन होज करते हैं। सॉफ्ट सेक्शन होज के फायदे ये हैं कि उसे आसानी से समेटा जा सकता है, उसे सुगमता से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है, और वो क्या होता है, बहुत लचीला होता है, कम जगह छेकता है और उसे आसानी से कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। तो हम समझ गए कि सॉफ्ट सेक्शन क्या है, वो डिलीवरी होज का ही एक छोटा पार्ट है, यानी टुकड़ा है। उसी का प्रयोग हम सेक्शन होज के रूप में करते हैं, तो इसीलिए उसे हम सॉफ्ट सेक्शन करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि अच्छे होज की क्या गुणवत्ता है और उसके क्या क्या, उसके सब बिंदुओं के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। समझेंगे कि अच्छे होज के क्या क्या गुण है, अच्छे होज में क्या क्या गुण होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कि अच्छे होज के गुण जो है वो सबसे पहले है लचीलापन। अच्छे होज में लचीलापन होना चाहिए। अच्छे होज के महत्वपूर्ण गुण है लचीलापन। लचीलापन का मतलब है कि जब होज भीगे या सूखा हुआ होज लचीला होना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से लपेटा जा सके, और लपेटने के क्रम में वो कड़ा बोझ ना बने। यानी अगर वो हार्ड हो जाता है तो वो बोझ के रूप में हो जाएगा, जिसको आसान काम करने में हमें जल्दीबाजी में आसानी नहीं होगी। तो सबसे पहले है कि लचीलापन होना चाहिए। दूसरा है टिकाऊपन। तो होज की जो बनावट होती है उसके परत पर जो घर्षण अवरोधक पदार्थों से बना होना चाहिए, जिससे कि कभी अगर हम उग्र रूप में उसका अगर हम उपयोग करते हैं
तो उसमें जो है उसका जो टिकाऊपन जो है वो कम नहीं हो सके, यानी उसकी परत को जो है घसड़न अवरोधक पदार्थों का बना होना चाहिए। अब है कि सड़ने का प्रतिरोधक। सड़ने का प्रतिरोधक जो भी होज का निर्माण किया जाता है, तो सबसे पहले देखने हैं उसमें कि वो सिर्फ उसमें जो होज के निर्माण के क्रम में जो सड़ने से बचाने के लिए जो प्रतिरोधक पदार्थों का उसमें उपयोग किया गया है क्या नहीं, जिससे कि होज जो है जल्दी सड़े नहीं। दूसरा है कि लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई में यह है कि उसकी लंबाई या चौड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि हौज को जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रेशर युक्त पानी होता है, और प्रेशर युक्त पानी होने की वजह से क्या होता है कि उसमें बबलिंग आ जाती है, यानी हौज में क्या होता है वो कहीं से मुड़ जाता है, कहीं से फट जाता है, क्योंकि धागे में तनाव आने से क्या होते हैं, धागे बिखर जाते हैं। तो वो सब चीज नहीं होनी चाहिए। उसकी लंबाई और चौड़ाई एकदम अनुपातिक होनी चाहिए, जिससे कि प्रेशर पड़ने पर उसकी लंबाई ना बढ़े ना घटे। कम से कम फ्रिक्शन लॉस होना चाहिए। फ्रिक्शन लॉस का मतलब है कि जब भी अगर हम प्रेशर युक्त पानी हौज में प्रवाहित करते हैं तो उसमें कोई रुकावट पैदा न हो, तो उसकी अंदर की परत जो है इतनी चिकनाहट हो कि पानी को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई भी अवरोध ना पैदा हो। उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन लॉस। कम से कम भार का होना चाहिए। भारी इंजन पे डिलीवरी हौज को ले जाने के लिए आसानी से उठाने, उसको रखने, स्टोर में रखने के लिए आसानी हो, इसके लिए हमें क्या है कि डिलीवरी हौज का भार जो है वो कम से कम हो। कम से कम रिसाव हो। कैनवास का बना होता, अधिकतर हौज जो है कैनवास और प्लास्टिक फ्लैक्स का बना होता है, और उसमें रिसाव ना हो इसका हमेशा ध्यान देना है कि जो भी हौज हो उसमें कम से कम रिसाव हो। अब हौज पाइप के खराब होने का मुख्य कारण एब्रोजन। एब्रोजन का मतलब है कि रगड़न या घिस्टन। जब हम हौज का प्रयोग करते हैं तो मेरे रगड़न या घिस्टन नहीं हो। अगर हम हौज में जब भी करते हैं, या चार्ज हौज, जब उसमें प्रेशर युक्त पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज हौज, तो उसको हम पटके नहीं, उसको झटका नहीं दें, और क्या कहते हैं उसके जब भी अगर हम प्रयोग करें तो नोजल के पास पर्याप्त पाइप को रखें, जिससे कि इधर उधर नोजल को हटाने ले जाने में आसानी हो, ना कि उसको खींचने से या पटकने से उसमें उसको खराब होने का कारण हो सकता है। कहता आकस्मिक झटका या धक्का। हौज पाइप में कभी भी आकस्मिक या झटका या धक्का लगने पर क्या होता है, हौज क्षतिग्रस्त हो सकता है। तीसरा है कारण फफूंदी। फफूंदी से भी हौज खराब होता है। तो फफूंदी से बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि फफूंदी से बचाव के लिए हौज को जिंक क्लोराइड से उपचारित करते हैं। तो जिंक क्लोराइड को उपचारित करने के बाद क्या होती है, उसमें फफूंदी की जो लगने की संभावना होती है वो कम होती है। तो हौज का जो फफूंदी से बनाने के लिए हमें नियमित तौर पर क्या करना चाहिए, हौज को एक जगह से दूसरे जगह तक हटा के रखना चाहिए। एक ही जगह पर कई दिनों तक हौज को नहीं पड़े रहने देना चाहिए, और हौज को हवादार वाले स्टोर में या गाड़ी में जब भी रखें तो उसको बीच बीच में हवा या धूप दिखाते रहें। अब होता है कि हौज को बचाने का क्या उपाय। पहले हम लोग समझे कि अच्छे हौज में क्या क्या गुण होना चाहिए। वो लचीलापन होना चाहिए, उससे टिकाऊपन होना चाहिए, सड़ने में सड़न का प्रतिरोधक होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई उसकी इस प्रकार होनी चाहिए कि वो प्रेशर में उसकी लंबाई या चौड़ाई घटे या बढ़े न। कम से कम फ्रिक्शन लॉस होना चाहिए, कम से कम उसमें भार होनी चाहिए, कम से कम उसमें रिसाव होना चाहिए। हौज पाइप के खराब होने का कारण भी हम लोग समझ गए कि उसमें रगड़न या घिसरन आने से वो खराब हो सकता है। आकस्मिक झटका या धक्का लेने के से भी वो खराब हो सकता है, या उसमें फफूंदी लगने से भी हौज खराब हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि हौज को बचाया कैसे जा सकता है। तो बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हौज को जब भी हम प्रयोग करें, जब भी हम अग्निकांड जब हम
अग्निशमन का कार्य करके अपना फायर स्टेशन में पहुंचे तो हम क्या करें, हौज को साफ पानी से धोकर उसे हवादार वाली जगह पे रखें और रासायनिक पदार्थों के संपर्क से बचाएं। हौज को हमेशा रासायनिक पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, ग्रीस या वार्निश, ये सब चीजों से क्या करें, हम हौज को बचाएं, जिससे कि वो उसकी परत जो होती है, धागे जो बने होते हैं कॉटन के या रिबलाइन में जो उसकी फैब्रिक होती है वो खराब नहीं हो। रबर एसिड से बचाएं। ये रबर एसिड के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब हौज को बनाया जाता है तो बनाने के क्रम में उसके अंदर के जो परत रबर की बनी होती है, तो रबर को बनाने में गंधक का प्रयोग किया जाता है। तो वो गंधक क्या करता है, अगर हम हौज को प्रयोग करके यानी उपयोग करके फायर फाइटिंग में जब हौज को हम प्रयोग करके जब स्टोर में रखते हैं या गाड़ी पे रखते हैं तो उसमें कुछ पानी की मात्रा रह जाती है, तो वो पानी क्या करता है, उस गंधक से रासायनिक क्रिया कर वो क्या करते हैं, कमजोर तेजाब बनाते हैं यानी रबर एसिड बनाते हैं। और वो रबर एसिड फिर जब हम हौज को खोलते हैं तो वो रबर एसिड बाहर निकलकर किसी दूसरे हौज के संपर्क में आ जाता है और उसके परत को क्या करता है, नुकसान करता है। तो अब हौज को बचाने का ये तीन तरीका है जो इन सब चीजों पर हम ध्यान देकर हौज को बचा सकते हैं। अब कहता है हौज का स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है कि हौज का जो है एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, उसका टेस्ट किया जाता है। तो कैनवास हौज का जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो जो है 100 से 120 पाउंड। तो हम इसका टेस्ट करते हैं साल में एक बार इसका टेस्ट करना चाहिए। हौज का कोई भी फायर स्टेशन में जब हम हौज का प्रयोग करते हैं तो उसका कम से कम साल में एक बार उसका स्टैंडर्ड टेस्ट करना चाहिए। तो कैनवास हौज का जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो हाफ इंच वाले जो व्यास वाले नोजल होता है उनको लगाकर हम 100 से 120 पाउंड तक हम प्रेशर देके हम क्या करेंगे, कैनवास हौज का स्टैंडर्ड टेस्ट करेंगे। अगर स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हो जाता है तो वो हौज जो है कार्य करने के लिए कारगर है। रबर लाइन या रबर अनलाइन, इस हौज का टेस्ट हम वही हाफ इंच वाले व्यास वाले नोजल पर 130 से 150 पाउंड का प्रेशर के साथ इसका हम टेस्ट करते हैं। अब हौज रील जो गाड़ी पे बड़े ड्रम में लपेटा हुआ रहता है, पहले अगले क्लास में भी हम हौज रील के बारे में पढ़ेंगे कि हौज रील का टेस्ट जो है 120 पाउंड पर करना चाहिए। तो ये समझ गए कि हौज की पाइप का स्टैंडर्ड टेस्ट एक साल में करना चाहिए और कैनवास का क्या है कि 100 से 120 पाउंड, रबर लाइन का 130 से 150 पाउंड और हौज रील का 120 पाउंड पर टेस्ट होना चाहिए। अब कहता है कि कम से कम भार वाले जो हौज होते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या होता है। तो उसका स्टैंडर्ड होता है, जो भी हौज होता है तो इस हौज की जो लंबाई होती है 1 मीटर की लंबाई का वजन 400 से 700 ग्राम तक होना चाहिए। 1 मीटर यानी 1 मीटर हौज की लंबाई सामान्यतः 400 ग्राम से 700 ग्राम तक इसका स्टैंडर्ड भार है। इसी भार का ये होना चाहिए। तो हम इस क्लास के माध्यम से जो फायर फाइटिंग का जो मुख्य साजो सामान है हौज, उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में फायर कोर्स के अगले टॉपिक्स को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,